हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत। हम वॉइस चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। सेकेंड रूल मैं आपको फिर से एक बार पढ़ा रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, तो उसको एक बार मैं फिर से आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ। देखते हैं इस रूल के बारे में। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ आपके लिए, दोबारा से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल तो आपके पास है ही, तो आप उन्हें एग्जाम्पल का यूज करके फिर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, मैं रूल दोबारा समझा दे रहा हूँ और एक दो एग्जाम्पल आपको क्लियर करा दूंगा। फिर उसके बाद आपको जैसा लगे आप उस एग्जाम्पल से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत आराम से। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ व्हाट ऑब्लिक विच इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट सो दे आर रिटन एज बाय व्हाट और बाय विच। अगर हम किसी सेंटेंस में ही लिखते हैं तो जब इसका पैसिव बनाते हैं तो बाय हिम लिखते हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिखते हैं। अगर हम किसी सेंटेंस में शी लिखते हैं तो जब हम इसका पैसिव क्रिएट करते हैं तो बाय हर लिखते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर। तो ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में व्हाट सब्जेक्ट हो जाएगा तो जब इसका पैसिव बनाइएगा तो बाय व्हाट आएगा कि नहीं। या किसी सेंटेंस में विच सब्जेक्ट है तो जब इसका पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा, बाय विच बन जाएगा। इसीलिए यहां पर ये लिखा है कि जब व्हाट या विच सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं किसी सेंटेंस में तो वहां पर पैसिव बनाते समय बाय व्हाट या बाय विच लिखते हैं उनको। पहली चीज। दूसरी चीज कि ये ध्यान रखना है कि बाय व्हाट या बाय विच भले ही हम लिखेंगे उसको, पर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, उसके स्थान से हटा नहीं सकते, उसको वहीं पर रखना है, क्योंकि सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है, उसका नेचर तो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ है कि हु इज टू बी चेंज्ड इन, जो हु है वो किस में बदलेगा, बाय हुम में। जैसे व्हाट किस में बदला हमारा, बाय व्हाट में, ऐसे ही हु किस में बदल जाएगा, बाय हुम में। और अगर कहीं हुम यूज हुआ है तो हुम को हम क्या लिखेंगे, हु चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो हुम क्या हो जाएगा उस सेंटेंस में, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है इसलिए वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट आर यू राइटिंग। मैं अगर आपसे पूछूं कि लिख कौन रहा है तो आप कहोगे इसमें सर सब्जेक्ट है कौन, यू, ये लिख रहा है, और जो ये लिख रहा है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, यू, ऑब्जेक्ट कौन हुआ, व्हाट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तो इसमें व्हाट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। लो भाई सब्जेक्ट बना दिया। आप व्हाट कहीं जाएगा तो नहीं, मैंने पहले ही कहा आपसे। अभी यू सब्जेक्ट था तो आर लिखा हुआ है, अब व्हाट सब्जेक्ट है तो क्या लिखा जाएगा, इज। कंटिन्यूअस होता है तो हम क्या लगाते हैं, बीइंग। फिर पैसिव बना रहे हैं इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो सब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में जनरली हम कैसे लिखते हैं, बाय के साथ। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। व्हाट कॉजेज दीज प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स है, तो व्हाट कॉजेज क्या कारण है इन परेशानियों का। तो जो कारण है ये सब्जेक्ट है, और जिनके कारण मतलब जो परेशानियां हो रही हैं वो ऑब्जेक्ट हैं। जो सब्जेक्ट है वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, पर कहीं जाएगा तो नहीं। तो ये जब सब्जेक्ट होगा व्हाट तो क्या बन जाएगा, बाय व्हाट, क्योंकि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ही बाय हिम में कन्वर्ट हो जाए। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो जब आपने व्हाट लिखा था सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर लगाया है, जबकि दीज प्रॉब्लम्स जब आप लिख रहे हो तो यहां पर वर्ब कैसा लगाओगे आप, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब क्या होगा उसमें, आर होगा। व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स, और मेन वर्ब जो हो जाएगा वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा जो कि कॉज्ड है। इसकी आप एक दो चार बार प्रैक्टिस करना। सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, या कंसीडर करने की कोशिश करें कि क्या सब्जेक्ट है तो कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, या क्या ऑब्जेक्ट है तो कैसे सब्जेक्ट बनेगा। फिर जो सब्जेक्ट डिसाइड करें उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं। फिर ये डिसाइड करें कि कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगाएंगे, परफेक्ट है तो बीन लगाएंगे, इंडेफिनिट है तो सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बारे में जब हम डिसाइड करेंगे तो हम आसानी से उसको चेंज कर पाएंगे। चलिए, ये आपके लिए यहां पर मैंने लिख रखे हैं सेंटेंसेस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना।
इसका, इसका भी, और बस 2 हैं ये, है ना। तो इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो आप, और एक बार इसको पॉज करके सोचने की कोशिश करना कि इसके आंसर यही क्यों होने चाहिए, है ना। पर मैं तो बता ही रहा हूँ, एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ मैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने इन सेंटेंसेस का आंसर सोचे होंगे और ये डिसाइड किया होगा कि आंसर यही क्यों होना चाहिए। प्रोहिबिशन इन मैनी स्टेट्स हैज बीन एनफोर्स्ड लेटली बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टेंस क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका टेंस हम एक बात से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो है लेटली। लेटली का मतलब आपने हमको बताया है कि रिसेंटली होता है, और रिसेंटली मतलब हाल में, कि हाल में ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, तो जब हाल में बताते हैं तो उसको हम प्रीसीडिंग एक्शन कहते हैं कि हाल में कुछ हुआ अभी। तो प्रीसीडिंग एक्शन लिखा जाएगा अगर प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, कि कोई एक्शन अभी हाल में कंप्लीट हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हमको ये डिसाइड करना है कि यहाँ जो वर्ब लिखेंगे वो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए कि पैसिव में। तो हमको पता चलेगा कि प्रोहिबिशन एक ऐसी चीज है जिसको कोई लागू करेगा, ये खुद तो लागू हो नहीं सकती। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, क्योंकि प्रोहिबिशन सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगा, परफेक्ट है तो बीन आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इसको आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं हमारे किससे, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस से। उससे ऐसा कंपेयर कर सकते हैं, सेंटेंस ऐसा होता कि द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एनफोर्स्ड प्रोहिबिशन, ऐसा कुछ होता है एक्टिव में। और पैसिव क्या बना हुआ उसका, प्रोहिबिशन इन मैनी स्टेट्स हैज बीन एनफोर्स्ड। हैज क्यों आया, चूंकि ये सिंगुलर है। ऐसे ही हिज पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड व्हेन ही डिड नॉट अराइव एट द फंक्शन। भाई पेरेंट्स डिसअपॉइंट हुए मतलब इन पर क्रिया हुई, और पास्ट में अगर हमको पैसिव बनाना पड़ेगा तो चूंकि क्रिया हुई है तो पैसिव बनेगा, पैसिव बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में तो वर आएगा, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि पेरेंट्स उसके ना आने से डिसअपॉइंट हो रहे हैं। I was amazed to see my aunt when I reached home. मैं अमेज हुआ हूं इस बात से कि जब मैंने आंट को देखा कि वो आई हुई हैं, तो I was amazed पैसिव वॉइस। मेरे फादर खुश होंगे when he sees my brother's report card, जब वो मेरे भाई का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो वो खुश होंगे। प्लीज का मतलब यहाँ रिक्वेस्ट वाला प्लीज नहीं है, प्लीज का मतलब यहाँ खुश होने में। तो my father will be pleased मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे पिता खुश होंगे, उन पर क्रिया होगी, जैसे वो रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो उसको देखकर वो खुश होंगे। The residents were alarmed to see 5 cold-blooded murders in her house last night. कि जो रेसिडेंट्स थे वो अलार्म्ड हो गए, चौकन्ने हो गए। तो ये अलार्म्ड क्यों हो गए, किस चीज से अलार्म्ड हो गए, कि जब उन्होंने देखा कि 5 कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुए थे वहां किसी के घर में, किसी महिला के घर में। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से किसी को मारना, निर्दयता पूर्वक। तो रेसिडेंट्स क्या हुए, उस घटना से अलार्म हुए, मतलब उन पर क्या हुआ, एक्शन हुआ, क्रिया हुई, तो वो क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। अगला रूल है हमारा, इन अ सेंटेंस इफ अ सेंटेंस हैज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर किसी सेंटेंस में कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन या अंडरस्टूड नाउन, ऐसा नाउन जो अंडरस्टूड है, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस वी वरंट यूज, या यहां पर आप लिख लेना वी शुड नॉट यूज, वी शुड नॉट यूज इट व्हेन वी मेक पैसिव वॉइस। जब कोई सेंटेंस हो जिसमें हमने कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाया हो, जैसे somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone, ऐसा कोई सब्जेक्ट हो, तो जब आप इसको पैसिव में लिखेंगे तो बाय एवरीवन, बाय समवन, बाय समबडी नहीं लिखते। वही लिखा है उसने कि कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो पैसिव में उसको यूज नहीं करेंगे। या जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो हम ऐसा लिखेंगे उसका पैसिव वॉइस कि चोर पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पर पुलिस अंडरस्टूड है। या मैं कहूं कि अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई, तो अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई,
कोर्ट के द्वारा ये बोलने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि कोर्ट ने ही सुनाई होगी। तो अगर नाउन कैसा हो, नाउन अंडरस्टूड हो, या प्रोनाउन कैसा हो, इंडेफिनिट हो, तो फिर हम उनको यूज नहीं करेंगे। इफ द इनडेफिनिट प्रोनाउन इज नेगेटिव, अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन हमारा मान लो ऐसा होता, नेगेटिव वाला होता, नोबडी हो जाता, तो जैसे मैं लिखूं नोबडी कैन हेल्प यू, अगर इसका पैसिव बनाना होता तो सिंपल कैसा बनता, यू कैन बी हेल्प्ड। अच्छा कोई कहेगा कि सर इसमें तो आपने बाय नोबडी नहीं लिखा है, तो मैं उसको ये जवाब दूंगा कि अभी मैंने कहा कि ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो पैसिव में बाय के साथ नहीं आएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो पैसिव में बाय के साथ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो इस सेंटेंस का नेचर कैसा है, नेगेटिव, और जब इसका पैसिव बनाया तो हमने सेंटेंस कैसा बना दिया, पॉजिटिव। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और यहां पर सेंटेंस लिखना पड़ेगा यू कांट बी हेल्प्ड। तो हो क्या रहा है कि अगर वो इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, नेगेटिव है, तो वी विल हैव टू मेक सेंटेंस नेगेटिव व्हेन वी मेक पैसिव। जब हम सेंटेंस में नेगेटिव इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे नोबडी का यूज किया मैंने, यूज करेंगे तो पैसिव बनाते समय हम सेंटेंस नेगेटिव बना देंगे। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव इनडेफिनिट प्रोनाउन आएगा तो वहां पर सेंटेंस नेगेटिव होगा, बाय के साथ तो उसको यूज करिएगा नहीं आप। तो अगर बाय के साथ अगर आप यूज नहीं करेंगे तो उसको लिखेंगे भी नहीं तो सेंटेंस तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो सेंटेंस की नेगेटिविटी बनाए रखने के लिए हम वहां पर क्या यूज करेंगे, हम वहां पर उसको नॉट में कन्वर्ट कर देंगे या नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। जैसे लिखा है समवन हैज स्टोलन माय स्पेक्टिकल्स, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, माय स्पेक्टिकल्स। हैज स्टोलन प्रेजेंट परफेक्ट, स्पेक्टिकल्स के लिए वर्ब प्लूरल हैव, पैसिव में परफेक्ट में बीन, और स्टोलन अपने आप में थर्ड फॉर्म है। बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। एवरीवन डिड द सेम मिस्टेक, क्या हो जाएगा, द सेम मिस्टेक। अब डिड तो आएगा नहीं पास्ट में क्योंकि डिड के साथ वो फर्स्ट फॉर्म में आता है और पैसिव में वो थर्ड फॉर्म में आता है। तो द सेम मिस्टेक, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो वॉज, और डिड का थर्ड फॉर्म डन। बाय एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है। नोबडी कैन चेंज द डेस्टिनी, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, द डेस्टिनी। कैन नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि पैसिव में बाय नोबडी तो आएगा नहीं तो सेंटेंस तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, इसलिए हम वहां पर क्या लगाएंगे, नॉट। तो द डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। डज शी सिंग्स सॉन्ग्स, ये ऐसे ही सेंटेंस लिख दिए मैंने अलग से, इंटेरोगेटिव एक दो पीछे के थे वो यहाँ आ गए, पर आ गए तो बता देता हूं। डज शी सिंग्स सॉन्ग या सिंग सॉन्ग्स, डज शी सिंग सॉन्ग्स, तो कौन गाना गाता है, शी। क्या गाती है, सॉन्ग। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। लेकिन जब इसका पैसिव बनेगा तो डू या डस तो आएगा नहीं, वहां तो क्या आएगा, इज एम आर। तो सॉन्ग्स बनेंगे सब्जेक्ट, इसके लिए क्या आएगा, आर। तो आर सॉन्ग्स, सिंग का थर्ड फॉर्म संग बाय, और शी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, बाय हर। व्हाट हैव दे डन, तो व्हाट का व्हाट रिटेन रहेगा। ठीक है, अब यहां पर किसने किया था, मतलब उन्होंने क्या किया है, तो किसने किया है, दे ने, और जो किया है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट का व्हाट रिटेन है। जब दे सब्जेक्ट था तो हैव लिखा है, व्हाट सब्जेक्ट हुआ तो हैज आ गया। परफेक्ट है तो बीन आ जाएगा, और डन अपने आप में थर्ड फॉर्म है। व्हाट हैज बीन डन बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बाय देम। ठीक है, these are some of the verbs which are used in passive voice in the specific manner। ये जो कुछ वर्ब हैं ये किसी स्पेसिफिक मैनर में यूज होते हैं, है ना, एक तरीका है इनको सॉल्व करने का, इनका पैसिव बनाने का। कौन कौन से वर्ब हैं ये, कंसीडर, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिपोर्ट, से, क्लेम, नो, लर्न, रिक्वायर और सपोज। ये ऐसे वर्ब हैं जिनको किसी सर्टेन मैनर में सॉल्व किया जाता है। कैसे, जैसे वी बिलीव्ड दैट द अर्थ इज राउंड, हम बिलीव करते थे। देखो, हालांकि वी बिलीव होना चाहिए, यहां पर पास्ट की जगह प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि अभी भी हम मानते हैं।
तो प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वी बिलीव कि हम मानते हैं कि क्या अर्थ है, क्या गोल है। हालांकि अर्थ गोल नहीं है, इसलिए पास्ट लिखने का सेंस उसका इसलिए भी है क्योंकि हम पहले मानते थे कि अर्थ गोल है, अब ऐसा नहीं है कि अर्थ गोल है, पर ठीक है हमने उसको प्रेजेंट में मान लिया कि अर्थ गोल है। इसका चेंज करना है पैसिव, इसका पैसिव चेंज करने में करना कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं, इस पूरे को जो इस वर्ब के बाद लिखा है वो इट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इट, कि हम मानते हैं क्या, ये मानते हैं, ये पूरी लाइन तो क्या मान लिया, इट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इट क्या हो गया, सब्जेक्ट। अच्छा बिलीव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इट के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या आएगा, इज, तो इट इज। बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, तो इट इज बिलीव्ड दैट द अर्थ, ऊपर का नीचे हो गया ना, एक सेकेंड है ना, इसमें ऊपर का नीचे हो गया है, इसका चेंज कर देता हूं, रुक जाओ। यहां पर चेंज कर दिया उसने, मैं ऊपर भी सेंटेंस चेंज कर देता हूं। देखो, वी बिलीव्ड दैट द अर्थ इज राउंड, है ना। अब इसमें देखो आप एक चीज कि इसने जो सेंटेंस लिखा था ना, यहां पर ये लिखना चाह रहा था वो कि रोहन वॉज डिसऑनेस्ट, से लिखने में गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम सही कर लेंगे। तो वी बिलीव्ड दैट रोहन वॉज डिसऑनेस्ट। तो देखो पैसिव किसका बनाना है, बिलीव्ड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हम मानते थे कौन सी चीज, ये वाली चीज, तो हमने इस पूरे को क्या बना लिया, इट बना लिया, कि हम मानते थे ये जो हम मानते थे। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म, अब यहाँ इट के लिए क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में वॉज, और ये हो गया बिलीव्ड क्या हो गया, थर्ड फॉर्म, तो इट वॉज बिलीव्ड। अच्छा इसके बाद जो लिखा होता है इन वर्ब के बाद उनको चेंज नहीं करना होता, उनको सेम कॉपी करना है। जैसे दे नो दैट द अर्थ इज राउंड, ये सही लिखा उसने कि वो जानते हैं या वो मानते हैं कि अर्थ क्या है, गोल है। तो वो जानते हैं तो मतलब वो क्या जानते हैं, ये जानते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको क्या मान लिया मैंने, इट, तो ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। नो क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इट के लिए क्या आएगा, इज, और वह मेन वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में। तो इट इज नोन दैट द अर्थ इज राउंड। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ब हैं इनका आप डायरेक्ट तो पैसिव नहीं बना सकते, इस तरीके से बना सकते हो कि आप ये जो रेस्ट सेंटेंस है इन वर्ब के बाद उसको आप इट कंसीडर कर लो, और इनके चेंज करने का यही एक स्पेसिफिक मैनर है जो आपने याद रखना होगा और समझना होगा। पब्लिक सपोज दैट पॉलिटिशियंस शुड बी ऑनेस्ट। पब्लिक ये मानती है कि पॉलिटिशियंस क्या होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। तो पब्लिक क्या मानती है, ये मानती है, इसको आप इट मान लो, तो इट से क्या बन जाएगा, यहाँ इट आ जाएगा। सपोज क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इट के लिए क्या आ जाएगा, इज। सपोज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सपोज्ड, तो इट इज सपोज्ड क्या, बाकी जो होता है वो तो कॉपी करना होता है, दैट पॉलिटिशियंस शुड बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये इसी मैनर में सॉल्व होते हैं, ये सारे जितने हैं ये सारे के सारे इसी पैटर्न में सॉल्व होंगे, जितने वर्ब मैंने यहां पर आपको यहां लिखकर दिखाए हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि दे रिपोर्टेड दैट द PM was arrested, इसका बनाना है। They reported that the PM was arrested, तो they reported, इसके बाद उसको क्या बना लेंगे, it, तो it reported हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, was, तो it was reported that the PM was arrested, कॉपी कर देंगे, है ना। तो इस पैटर्न में ये सारे सॉल्व होंगे। अब हम देखते हैं अगला, इफ द वर्ब हैज 2 or more objects the passive voice can be made with either of them।
अगर किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो जाए, हालांकि ये सेंटेंस मैं पहले करा चुका हूं पर मैं फिर भी आपको समझा रहा हूं कि मान लो एक वर्ब है, उसके कितने ऑब्जेक्ट हो गए, एक है ऑब्जेक्ट 1 और एक है ऑब्जेक्ट 2। तो आप चाहो तो ऑब्जेक्ट 1 से पैसिव बना लो, मतलब ऑब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट बना सकते हो, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट 2 को सब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, देखते हैं कैसे। शी सेंट मी 500 रुपीज, उसने भेजे मुझे, तो मुझे भेजे तो एक ऑब्जेक्ट ये है और 500 रुपीज दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। देखो उसने ऐसा लिखा, मूर्ख ऐसे कहते हैं ना, मूर्ख, 500 भी लिख दिया और 500 वैसे भी लिख रहा है वो, तो ऐसा लिख दिया। ये हो गया भाई। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट कौन है, मी, और दूसरा क्या है 500 रुपीज। तो अगर मैं मी को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, आई। तो आई वॉज सेंट, सेंट क्यों, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर आई के लिए वॉज आएगा और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, सेंट। तो आई वॉज सेंट 500, यहां पर 5 लिख दे सीधे भाई, 500 रुपीज बाय हर, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, मैं इस 500 को ही क्या मान लू, मैं इसको ही मान लेता हूं सब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। तो 500 रुपीज वर सेंट टू मी बाय हर, मतलब एग्जाम में मैं इस मी से भी बना सकता हूं और इस 500 से भी बना सकता हूं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं वहां पर किससे बना रहा हूं, ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा अवेयर रहना है और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे, स्मिथ हैज गिवन रोहन मैनी बुक्स, तो एक ऑब्जेक्ट कौन है, रोहन, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, मैनी बुक्स। आप चाहो तो इसको पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो ना। तो अगर मैं इसको रोहन को क्या मान लू, इस ऑब्जेक्ट को क्या मान लू, सब्जेक्ट, तो हैज गिवन प्रेजेंट परफेक्ट, तो रोहन के लिए क्या आएगा, हैज, परफेक्ट है तो बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रोहन हैज बीन गिवन मैनी बुक्स बाय स्मिथ। जबकि अगर मैं मैनी बुक्स को मानूंगा तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो हैव आएगा, तो मैनी बुक्स हैव, परफेक्ट है तो बीन, गिवन तो है ही, तो मैनी बुक्स हैव बीन गिवन टू रोहन बाय स्मिथ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यहां तक के रूल। अब रूल नंबर 6, इन सम केसेस वी यूज अदर prepositions instead of by। ठीक है, इन सम केसेस वी यूज अदर prepositions instead of by, मतलब by के स्थान पर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि हर बार हम by का ही यूज करेंगे। हम असल में शुरुआत से ऐसा पढ़ते आ रहे हैं ना, इसलिए रूल बना रखा है कि जैसे बाय हर, बाय हिम, बाय देम, बाय मी, कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हर बार क्या लग जाएगा, वहां बाय लग जाएगा, जबकि ऐसा हमेशा सही नहीं है। जैसे हर सडन अराइवल सरप्राइज्ड अस, तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे सर अस है, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा उसका, वी। मैं पूछूं टेंस कौन सा है ये, तो आप कहोगे सर यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वी के लिए क्या जाएगा, वर। सरप्राइज्ड का थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज्ड ही होता है, वी वर सरप्राइज्ड। अच्छा, अभी तक बाय चल रहा था, लेकिन सरप्राइज्ड के साथ क्या आता है, एट आता है। अब एट क्यों आता है उसका रीजन बता देता हूं मैं। अगर मैं यहां पर सिर्फ हर लिखूं, क्या लिखूं, सिर्फ हर, तो यहां पर विद आ जाएगा, मतलब सरप्राइज्ड विद। अगर कोई पर्सन होगा तो वहां सरप्राइज्ड विद और उस पर्सन का नाम, ये जो भी है, सरप्राइज्ड विद हर, सरप्राइज्ड विद हिम, सरप्राइज्ड विद रोहन, सरप्राइज्ड विद रमेश, सरप्राइज्ड विद मिस्टर स्मिथ, कुछ भी लिखते रहो आप। लेकिन अगर आप किसी चीज पर, उनकी किसी हरकत पर क्या हो, सरप्राइज हो, तब आप वहां पर क्या यूज करोगे, तब आप वहां पर एट का यूज करोगे। जैसे मैं उसके या हम उसके एकदम से आने पर, सडन अराइवल पर सरप्राइज थे, सरप्राइज के साथ क्या आएगा यहां पर, एट। डू यू नो द लेडी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किससे पूछ रहे हो आप, कि ये सब्जेक्ट है, और जिसको जानने के लिए पूछ रहे हो वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, द लेडी। लेडी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, तो इज द लेडी। नो का थर्ड फॉर्म नोन, और नो के साथ प्रेपोजिशन आता है टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो के साथ प्रेपोजिशन टू आता है पैसिव में, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है,
तो इज द लेडी नोन टू यू, ये इसका क्या बन गया, पैसिव। तो जरूरी तो नहीं कि हर बार हम जब किसी सेंटेंस का पैसिव बनाए तो हमेशा बाय लगाते रहें। आप भाई वहां पर विद लगा सकते हो, आप वहां पर इन लगा सकते हो। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं कि मैनी पीपल वर किल्ड इन द अर्थक्वेक। अब देखो यहां पर पैसिव है ना, वर किल्ड, पर यहां पर क्या लगा रहा हूं मैं, इन लगा रहा हूं। अब यहां तो नहीं लिख रहा हूं मैं कि मैनी पीपल वर किल्ड बाय द अर्थक्वेक, बाय तो नहीं लिखा मैंने वहां क्या लिखा, अर्थक्वेक में मारे गए। तो जरूरी नहीं कि हर बार हम उसमें क्या लगाएं, हमेशा हर बार हम बाय का यूज करें, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं रूल हम। While making passive voice, we have to use prepositions, adverbs, similarly in active voice. While making passive voice, जब हम passive voice बनाते हैं, we have to use preposition, adverbs, similarly in active voice. Similarly used in active voice. अगर हमने किसी सेंटेंस में कहीं पर to का यूज किया है, कहीं पर बाय का यूज किया है, कहीं पर कोई एडवर्ब है जिसका यूज किया है हमने, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसको ड्रॉप कर देंगे या उसको ट्रिम कर देंगे। अगर हमने किसी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन, कोई एडवर्ब, कोई फ्रेज यूज किया है तो पैसिव बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर उसको हटाना नहीं है। जैसे मिस्टर मेहरा लुक्स आफ्टर हिज एल्डरली पेरेंट्स, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा यहां पर, हिज एल्डरली पेरेंट्स। तो यहां पर इसका जब पैसिव बनाएंगे हम तो इसका पैसिव क्या बनना चाहिए हमारा, हिज एल्डरली पेरेंट्स। तो भाई हिज एल्डरली पेरेंट्स हो गया। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टेंस है, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पेरेंट्स प्लूरल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा वहां पर, हिज एल्डरली पेरेंट्स आर, लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड, मेन वर्ब चूंकि वही है, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो आफ्टर है। तो हिज एल्डरली पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय मिस्टर मेहरा। अब एक बात बताओ, इसमें आपको क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पर आफ्टर भी है और बाय भी है, तो हम दो तो नहीं लिखेंगे। तो आप एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रखो कि जो लुक आफ्टर है इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो अगर मैं इससे आफ्टर हटा दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि सिर्फ देखना। भाई अगर आफ्टर नहीं होगा तो लुक का मतलब तो देखना हो गया ना, तो क्या वो अपने माँ बाप को देखते हैं, नहीं। आप कहोगे नहीं सर वो तो देखभाल करते हैं, तो देखभाल के लिए क्या आएगा, लुक आफ्टर। और पैसिव बनाएंगे तो वहां पर बाय आएगा। तो आप उसको ऐसा नहीं कि दो प्रेपोजिशन आ रहे हैं तो हटा दो, वो मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी फिर। ही शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। तो यहां पर जो लुक डाउन अपॉन है ये फ्रेज है, इसको याद रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है ये, लुक डाउन अपॉन। तो ये जो लुक डाउन अपॉन है इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड समवन, डिसरिगार्ड समवन, किसी को नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना, सम्मान न देना, वैसा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द पुअर, द पुअर यहां आ गया। अच्छा मॉडल वर्ब का जब पैसिव बनता है तो उसको चेंज नहीं कर देना, ऐसा मत कर देना कि मे लिखा है तो पैसिव बनाते समय उसको माइट कर दें हम, कैन लिखा है तो कैन को पैसिव बनाते समय कुड कर दें हम, नहीं। जिस मॉडल वर्ब का यूज हुआ है पैसिव बनाते समय सेम मॉडल वर्ब यूज करना है। पेपर में एग्जाम में बार बार बात आती है कि वहां कैन लिखा है पैसिव में कोड लिख दिया हमने, कोड आंसर लगा दिया। अगर कैन का यूज किया है तो पैसिव में कैन, कोड का यूज किया है तो पैसिव में कोड, मे यूज हुआ है तो पैसिव में मे, माइट यूज हुआ है तो पैसिव में माइट। तो ही शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, द पुअर शुड, नेगेटिव है तो नॉट, बी लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड डाउन अपॉन, देखो लुक डाउन अपॉन, और यहां पर अपॉन है फिर भी बाय लगा रखा है, क्योंकि लुक डाउन अपॉन का पूरे का मतलब क्या होता है, किसी को डिसरिगार्ड करना, और बाय प्रेपोजिशन तो उसके साथ आएगा ही। फिर द वर्ब फॉलोड बाय लेट यूज्ड
ईदर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस विल बी यूज्ड इन डायरेक्ट इन्फिनेटिव या V1 फॉर्म। अगर आपने किसी सेंटेंस में लेट का यूज किया है और उसके बाद कोई वर्ब आया है, वर्ब फॉलोड बाय लेट, ऐसा वर्ब जो लेट के बाद यूज हुआ है, चाहे आप उसको एक्टिव वॉइस में यूज करें या फिर और पैसिव वॉइस में यूज करें, यूज्ड ईदर इन एक्टिव और इन पैसिव वॉइस विल बी यूज्ड, तो वो जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, ये वर्ब यूज होगा डायरेक्ट इन्फिनेटिव या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। मतलब अगर आप लेट का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, सीधी सीधी बात बताता हूं मैं, अगर आपने लेट का यूज किया है कहीं पर, तो लेट के साथ लिखा हुआ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। आप चाहो तो उसका लिख भी सकते हो। आप बचपन से बोलते हो ना, बचपन से आप, कि आप बचपन से क्या बोलते हो कि लेट मी गो, लेट हिम प्ले, लेट देम डांस। तो अगर आप देखो यहां पर आप चाहे कुछ भी कर लो, इनका आप पैसिव एक्टिव कुछ भी लिखो, हालांकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, पर इसमें जो वर्ब लिख रखा है आपने वो सारे किस में है, V1 फॉर्म में या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपने लेट के साथ कोई प्रोनाउन यूज किया है तो प्रोनाउन हमेशा किस केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में। ये आपको मैंने वहां सिखाया है कि मेन प्रोनाउन में, कि मेन वर्ब के बाद लिखा हुआ जो हमारा प्रोनाउन है, तो लेट के बाद या मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, है ना। और वर्ब किस केस में आएगा, तो वर्ब आएगा यहाँ फर्स्ट फॉर्म में, जिसको हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। कौन कौन से हैं, ये वाला सिर्फ लेट का है। अब देखो दूसरा, जबकि अगर आप कहीं बिड का यूज करते हो, वॉच का यूज करते हो, सी, हेल्प, मेक, है ना, विल फॉलोड बाय V1, तो इनके साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, कब, एक्टिव वॉइस में। और 2+V1 का यूज करोगे कब, पैसिव वॉइस में। मतलब अगर इनको आप यूज करोगे किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो वर्ब क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में। अगर ये वाले वर्ब हैं और इनके बाद अगर आप वर्ब पुट कर रहे हो, इन वर्ब के बाद कोई वर्ब रख रहे हो, तो एक्टिव वॉइस है तो क्या आएगा वहां पर, V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर उन्हीं का पैसिव कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2+V1। देखते हैं कैसे। आई बेड हिम गो, बिड का पास्ट फॉर्म बेड हो गया, इसको ऐसे याद रखना आप, बेड, बेड, बिडन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें अगर फॉर लगा दे तो फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, ठीक है। तो आई बेड हिम गो, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिम, हिम का क्या बन गया, ही, बेड हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ही के लिए वॉज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बिडन, टू गो। देखो यहाँ एक्टिव वॉइस में यूज किया मैंने तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पैसिव में यूज कर रहा हूं तो 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शी मेड हर स्टूडेंट्स राइट लेटर्स। अच्छा, तो यहाँ पर हर स्टूडेंट्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, तो हर स्टूडेंट्स हो गए भाई। मेड हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो उसके लिए पैसिव में क्या आएगा, वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म भी मेड। अच्छा, मेड को एक्टिव में यूज करोगे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा उसके बाद, लेकिन अगर मेड को पैसिव में यूज करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2+V1। तो हर स्टूडेंट्स वर मेड टू राइट लेटर्स बाय हर। कहने का मतलब ये है कि जो बिड है, वॉच है, सी, हेल्प, मेक, ये ऐसे वर्ब हैं आपके कि जिनको अगर आप एक्टिव में यूज करोगे तो उनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और पैसिव में यूज करोगे तो 2+V1 आएगा वहां पर। जबकि इस वाले में, लेट वाले केस में देखो आप, शी लेट मी गो, तो जब आप एक्टिव में लिख रहे हो तो लेट के बाद क्या लगा रहे हो उसमें, गो, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जबकि जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो मी का क्या बन जाएगा, आई। अब किसी को लगेगा कि सर आपको कैसे पता चला ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि लेट के तो तीनों फॉर्म एक से होते हैं, लेट, 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 है ना। तो अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता तो यहाँ लेट में एस लगा होता, लेट्स, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर बनाते हैं हम, और यहाँ वर्ब सिंगुलर बनाया नहीं है, तो मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो भैया यहाँ पर आ गया आई, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आई के लिए वॉज, लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही होता है। अब चाहे लेट को आप एक्टिव में लिखो तो भी V1 है, लेट को पैसिव में लिखो तो भी V1 ही आएगा। तो आई वॉज लेट गो बाय हर, शी लेट मी गो। तो लेट को चाहे एक्टिव में लिखो चाहे पैसिव में लिखो, वर्ब हमेशा कैसा आएगा, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए, ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है, यहाँ पर हमारा वॉइस खत्म होगा।
ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो चार्ट के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझने में बहुत आसान रहे। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? कमांड, ऑर्डर, परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इस टाइप के सेंटेंस हमारे किसमें कहलाते हैं? इंपेरेटिव में। अब अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव है और वो कमांड या ऑर्डर के सेंस में है तो दो तरीके होंगे, या तो वहां पर ऑब्जेक्ट होगा या तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो अगर सेंटेंस कमांड या ऑर्डर का है और उसमें ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा? लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सिंटेक्स कब होगा? जब सेंटेंस इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में कमांड और कमांड में भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा, लेट लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अच्छा, जबकि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये ऐसा होगा कि यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर लिखेंगे अगर तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? ऑर्डर्ड। और अगर कमांड लिखते हैं तो कमांडेड। और ये प्रेजेंट में ही यूज करना है आपको, पास्ट में नहीं। तो यू आर ऑर्डर्ड या कमांडेड टू, और इसके बाद फिर रेस्ट सेंटेंस आ जाएगा। ये वाला सिंटेक्स कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो लेट से, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यू आर ऑर्डर्ड या कमांडेड टू। अच्छा, परमिशन, रिक्वेस्ट या एडवाइस होगी और वहां पर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, उस ऑब्जेक्ट को पहले आगे लिख देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। यहां ऑब्जेक्ट लिखने का मतलब ये है कि वहां पर ऑब्जेक्ट को हमने आगे उठा लिया। तो जब परमिशन, रिक्वेस्ट या एडवाइस वाला होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, फिर शुड आएगा, फिर बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां क्या हो रहा था? कमांड वाले में जब ऑब्जेक्ट था तो लेट था, यहां परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाले में जब ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा? शुड होगा। वहां लेट होगा और यहां शुड होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, परमिशन, रिक्वेस्ट या एडवाइस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लिखेंगे? यू आर परमिटेड। परमिशन के लिए क्या हो जाएगा? परमिटेड। रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड। एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि दो परसेप्शन बनेंगे, एक कमांड या ऑर्डर वाले जिसमें ऑब्जेक्ट होगा तो ये सिंटेक्स, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सिंटेक्स। परमिशन, रिक्वेस्ट या एडवाइस होगी तो ऑब्जेक्ट होगा तो ये सिंटेक्स और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो वाला सिंटेक्स। ठीक है, पुट दिस आउट, पुट दिस आउट। अब इसका क्या बनाना है कि इसे रख के आओ, ये तो आदेश है। अब आदेश है, इसमें ऑब्जेक्ट है, हाँ सर ऑब्जेक्ट है, दिस लिखा हुआ है, तो उसमें क्या यूज होता है? लेट, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है? बी, और पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट होगा और आउट तो उसके साथ फ्री है। तो जब सेंटेंस कमांड वाला है उसमें ऑब्जेक्ट है तो लेट से बनेगा। गेट हर आउट, इसे बाहर निकालो, तो ये भी कमांड है, उसमें क्या आएगा? लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आएगा बी, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट। कई जगह गॉटन भी लिखता है, गॉट भी लिख सकते हैं। तो लेट हर बी गॉट आउट। ओबे पेरेंट्स, पेरेंट्स की आज्ञा मानो या पेरेंट्स की बात मानो। तो आप एक बात बताओ, ये किस में आएगा? ये आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट है, हाँ सर है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम? पेरेंट्स को आगे रख दिया ऑब्जेक्ट को। जब ऑब्जेक्ट होता है परमिशन, रिक्वेस्ट या एडवाइस में तो क्या आता है? शुड आता है, हाँ सर, फिर क्या आता है? बी, हाँ सर, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑबेड हो जाएगा। वर्क हार्ड, अच्छा इस वाले में अगर हम देखें तो क्या लिखा है? वर्क हार्ड, एडवाइस है, किसी को अपन सजेशन दे रहे हैं, तो इसमें कहीं पर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कैसा होगा? अगर एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड टू, और फिर जो लिखा है वो, जैसे मैं अगर लिखूं कि बाहर निकल जाओ, गेट आउट, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया पर ये कमांड है, तो कमांड कैसे लिखेंगे? यू आर कमांडेड टू, यू आर कमांडेड टू व्हाट? गेट आउट। ठीक है, तो ये यहां तक हमारा चैप्टर था जिसमें हमने वॉइस के बारे में समझा और सीखा। आप इसको एक थॉरो एनालिसिस करके एक दो बार वीडियो को देखकर इसके जो क्वेश्चंस हैं या एरर हैं उनको लगाने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और आपको बहुत काम आएगा। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।